हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट का वन शॉट लेक्चर। बच्चों ध्यान रखना, ये कोई रिवीजन वीडियो नहीं है, ये वन शॉट लेक्चर है। मतलब ये इस एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में चैप्टर बोलता क्या है। ध्यान रखना, ये रिवीजन लेक्चर नहीं है। रिवीजन के तौर पर देख सकते हो कि हाँ भाई, एक लेक्चर के अंदर सारा पढ़ा देंगे हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट हम टच करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा बच्चों, ये हाईलाइटेड नोट्स क्यों है? क्योंकि बच्चों ये मैंने मेन लेक्चर के नोट्स पिक किए हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। तो ऐसे में आपको एक्सप्लेन करने में और आपको देखने में दोनों में ही आसानी मुझको होगी। बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर टोटल हमको 14 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, जिसमें से लास्ट के 2 जो टॉपिक्स हैं वो आपके डिफरेंस बिटवीन है। मतलब यार, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो टॉपिक नंबर 13, टॉपिक नंबर 14 आपके ऑलरेडी हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आपको टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 12 तक ही डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे पहले से टॉपिक के साथ। बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है बच्चों, चैप्टर 9 के थ्रू होती है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। क्यों होती है मैं बताता हूँ। हम बच्चों बिजनेस करते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो ऑब्वियस ये बात है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, पैसा लेकर आते हैं, फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं, पैसे को हम लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में लगाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट का क्या करना है, डिविडेंड डिसीजन हम वगैरह लेते हैं। तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, वहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि पैसा लाना कहां से है। वो तो बताता है डेट से लेकर आओ, इक्विटी से लेकर आओ, शॉर्ट टर्म से लेकर आओ, लॉन्ग टर्म से लेकर आओ। ये एक्चुअल में प्रोसीजर बताता है कि कहां कहां से एक्चुअल में ला सकते हो। समझिए चैप्टर को कि आपको शेयर से लाना है तो शेयर में कहां कहां से लेकर आ सकते हो, डेट से लाना है तो डेट में कहां कहां से लेकर आ सकते हो। ये चैप्टर उस टॉपिक के ऊपर बात करता है कि पैसा आएगा कहां से। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरुआत है हमारा इंट्रोडक्शन का, कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, एक्सपेंड करने की सोचते हो, फिक्स एसेट में पैसा लगाना है, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना है, ऑब्वियस सी बात है आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि पैसा कहां कहां से आ सकता है। ओके, तो चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर टाइम पास था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको हमारी स्क्रीन पर। मैं जूम करूं एक बार और, चलो मैं एक बार और अच्छे से जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बीच में देखो हमारे बैंक्स हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट अभी क्या होता है हम समझेंगे, लेकिन बैंक समझ लो, बीच में क्या है, बैंक्स है। यहाँ पर हाउस होल्ड क्या है, पैसा डाल रहा है, सेवर्स पैसा डाल रहे हैं कि हम एफडी में पैसा लगा देंगे, हम अपना सेविंग्स अकाउंट में पैसा लगा देंगे। और यहाँ से बिजनेस फर्म्स क्या कर रही हैं, बिजनेस फर्म आ रही हैं, पैसा लोन पर लेकर जा रही हैं, और वो उस लोन का क्या करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर पैसा जाके वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ये आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट रन होता है कि घरेलू लोग पैसा मार्केट के अंदर डालते हैं, बैंक्स के अंदर डालते हैं, और बिजनेस वाले लोग जो आते हैं मार्केट से पैसा उठाते हैं और बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी चीज को इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। आपको ये चीज समझ में आ रही है? ओके। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो बैंक लोग होते हैं, या किसी को भी मुंह उठा के पैसा दे देते हैं, या फिर अच्छे लोगों को पैसा देते हैं, या फिर ये कह लो जिनकी फाइनेंशियल वर्थ अच्छी होती है, या फिर ये कह लो जो अच्छे बिजनेस के अंदर प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह दिखाते हैं, उनको लोन देती है। जो प्रॉपर जिनकी वर्थ अच्छी होती है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि हाँ ये पैसा रिटर्न कर देते हैं, या फिर ये जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं जो उस पैसों को अच्छी जगह यूज करेंगे, उनको ये पैसा देती, किसी भी अरे गहरे को पैसा नहीं देती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये क्या कर रहे हैं, सेवर से पैसा ले रहे हैं और इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहे हैं, इस तरीके से जो इन्वेस्टर है वो उस पैसे का सबसे बेहतरीन प्रयोग करे, बेहतरीन यूज करे। आपको ये चीज क्लियर हो गया? इस चीज को बच्चों बोला जाता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोला जाता है इसको? एलोकेशन ऑफ फंड्स। मतलब ये कि फंड्स को हम इस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, इस जगह सही जगह पे लगा रहे हैं जिसका उसका बेस्ट यूज हो पाए। और बैंक इस काम को क्या बुलाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मतलब क्या कि ये हाउस होल्ड्स और इन्वेस्टर्स के बीच में क्या इंटरमीडिएट है, बिचौलिया है, जो यहां से पैसा लेके यहां दे रहा है, यहां से इंटरेस्ट कमा रहा है, इसको इंटरेस्ट दे रहा है और बीच का कमीशन अपना चार्ज कर रहा है। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करते हैं। मतलब एक से पैसा लेके दूसरे पैसे को देते हैं,
उस पैसे को सही प्रयोग करवाते हैं, वो एलोकेशन फंक्शन कहलाता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो एक बार मैं फटाफट से आपको रीड करवाता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट, यहां पर पढ़ो बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं अगेन। ये फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स, एक मिनट रुकना, गायब कहां हो गया, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स द लिंक द सेवर एंड द इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग फंड्स। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है यहां से पैसा लेके यहां मोबिलाइज कर देना, मूव कर देना, जिससे उसका बेहतरीन प्रयोग हो पाए। लिखा हुआ ना, इट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, अब इस एलोकेशन को करने के फायदे क्या क्या होते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। फायदे ये होते हैं कि जो हाउस होल्ड ने पैसा लगाया उनको बेस्ट इंटरेस्ट मिल पाता है, और दूसरा इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा आता है उसको बेहतरीन प्रयोग कर पाते हैं। अब पैसा आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप बैंक में पैसा लगा सकते हो या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा सकते हो। अब बैंक में तो आपको पता है पैसे कैसे लगाते हैं, हम बैंक के अंदर लगाते हैं पैसा सेविंग्स अकाउंट के अंदर, एफडी के अंदर, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, हम डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं। क्या आपको ये चीज पता होगा? और बदले में हम पैसा कमाते हैं। लेकिन सर अभी तक आपने ये नहीं बताया फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। आपने ये तो बता दिया शेयर में पैसा लगाते हैं, डिबेंचर में पैसा लगाते हैं, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं, ये एलोकेशन करते हैं, बट ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो बच्चों अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो बच्चों फाइनेंशियल मार्केट की प्यारी सी एक छोटी सी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। अब बात करते हैं सारी फाइनेंशियल असेट क्या है। तो फाइनेंशियल असेट वो असेट होते हैं जिनको बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्रिएशन का मतलब होता है जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, और एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो पुराने ऑलरेडी शेयर्स हैं, ऑलरेडी पुरानी सिक्योरिटीज जो मार्केट में चल रही हैं, उनको खरीदना बेचना, उसको एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। क्रिएट मतलब फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, और एक्सचेंज का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग है उनको खरीदा बेचा जाता है। क्लियर? ओके। तो बच्चों पहला पेज हमारा छोटा सा था और वो हमने क्लियर कर लिया। इसके अंदर हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है वो समझा, एलोकेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये हमने समझा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये समझा। ओके, अब हम पढ़ने वाले बच्चों फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ध्यान रखना हमारे पास मेजरली 4 फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के। पहला फंक्शन क्या है? एलोकेशन फंक्शन। मतलब क्या? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब ये हम हाउस होल्ड से पैसा लेंगे और उसको कहां पैसा लगा कर देंगे, कहां किस लोगों को पैसा देंगे, जो उस पैसे का सबसे बेहतरीन यूज करेगा उसको हम पैसा दे देंगे। मतलब ये बैंक्स जो होते हैं, ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये उनको लोन देता है या उन कंपनीज को पैसा देता है जो उस पैसे को सही जगह यूज करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इट मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पहला पॉइंट क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब बच्चों देखो फाइनेंशियल असेट की बात हो रही है। असेट मतलब कोई भी असेट जिसको हम खरीद बेच सकते हैं। तो असेट की ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई प्राइस होती होगी, बिल्कुल सही। और ये प्राइस कैसे डिसाइड होती है? इकोनॉमिक्स के अंदर, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के थ्रू। डिमांड कौन करता है? बिजनेसमैन। सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड। तो इस डिमांड और इस सप्लाई के इंटरेक्शन से डिसाइड होती है कि हाँ भाई आपके फाइनेंशियल एसेट की प्राइस कितनी होगी। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी, जान के हैरानी क्या होगी, आपको पता होगा ये प्राइस हर पल बदलता रहता है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इनकी प्राइस हर सेकंड हर मिनट बदलती रहती है। तो जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन बदलता है वैसे इसकी प्राइस भी बदलती है, और जिस प्राइस पर आप खरीदोगे वो आपकी करंट मार्केट प्राइस होगी, और ये हर पल बदलती रहती है। तो मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट आपके फाइनेंशियल एसेट की प्राइस को डिस्कवर करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का यहाँ पर मतलब क्या है? देखो बच्चों, आपको कोई घर बेचना है या आपको कोई बाइक बेचनी है, आपको कोई कार बेचनी है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? बायर चाहिए। और बायर आपको इजीली नहीं मिलता है। आप ब्रोकर के पास जाते हो और दोस्तों से कहते हो मेरा घर बिकवा दे, मेरी बाइक बिकवा दे, और उसमें काफी टाइम लग जाता है। 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 1 महीना तक लग जाता है। घर बेचने में तो सालों तक लग जाते हैं। लेकिन
फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको अपने सिक्योरिटीज बेचनी है या सिक्योरिटीज खरीदनी है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर्स आते हैं सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, जहां पर सेलर्स आते हैं सिक्योरिटीज बेचने के लिए। और ऐसे केस के अंदर आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका मनी तीनों ही बचता है। जैसे आप amazon.com, flipkart.com पे जाके सामान खरीद लेते हो, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी आप तुरंत जाके अपने सिक्योरिटीज खरीद लेते हो। आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, टाइम की मनी सब बचता है। आपको बायर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर आपको सेलर को ढूंढने में जरूरत नहीं पड़ती। आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। क्लियर? ओके। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? ये बहुत ही जल्दी, आई रिपीट, बहुत ही जल्दी आपके फाइनेंशियल असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर देता है। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 4 फंक्शन क्लियर हो गया। हमारा पहला फंक्शन क्या था? ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एलोकेशन फंक्शन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है प्राइस डिस्कवरी, तीसरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और चौथा है हमारा लिक्विडिटी। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है बच्चों, टाइम पीरियड के हिसाब से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई। एक है हमारा मनी मार्केट, दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट का मतलब है जिसकी जो लाइफ होती है, जो मैच्योरिटी होती है, वो 1 साल या 1 साल से कम की होती है। और दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट, जिसकी जो लाइफ होती है या फिर जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 1 साल से ज्यादा का होता है। तो मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म। पहले हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में, शॉर्ट टर्म में क्या है। तो बच्चों मनी मार्केट का मतलब क्या है? एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप शॉर्ट टर्म के अंदर मॉनेटरी एसेट्स को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो, ठीक है। और जिसकी मैच्योरिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 1 साल तक होती है। क्लियर? ओके। बहुत बेसिक सा है। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होते हैं। मतलब ये आप इसको मनी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब ये जैसे आप किसी को नोट देते हो वैसे मॉनेटरी एसेट भी ट्रांसफर कर सकते हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये लो रिस्क वाले होते हैं। लो रिस्क का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं। ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि आप पैसा मार्केट से रेज कर सकते हो, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी सिक्योरिटी के, ठीक है। इसके अलावा ये हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हर दिन ट्रेड होते हैं। तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है जहां पर मॉनेटरी एसेट्स की जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल तक की होती है। मैक्स टू मैक्स क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब इसको पैसों की तरह ही आप ट्रीट कर पाते हो। ये लो रिस्क होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, जो कि हर दिन ट्रेड होते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सही। इसके अलावा और भी बातें हैं जो हमको पढ़ना है। हाँ, फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। जैसे स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग होती है, ठीक है ना। सेबी की कोई बिल्डिंग होती है, लेकिन मनी मार्केट की कोई बिल्डिंग नहीं होती है। मनी मार्केट क्या है एक्चुअल में? कैसा मार्केट जो टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू चलता है। आपको पैसा चाहिए होता है, आप इंटरनेट के थ्रू पैसा ले सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी जब स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअल में बिल्डिंग है, एक्चुअल में ब्रोकर्स बैठते हैं, एक्चुअल में उनके ऑफिसेस होते हैं, तो उसकी फिजिकल प्लेस है काम करने की। लेकिन मनी मार्केट की कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं है, वो इंटरनेट और टेलीफोन के थ्रू ही ऑपरेट होता है। फिफ्थ पॉइंट काफी अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है अगर आपके पास 2 महीने के लिए पैसे फालतू पड़े हुए हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2 महीनों की लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ 2 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो। तो ये फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है आपके पास अगर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, 2 महीने का आपको कहीं से पैसों की जरूरत है तो आप 2 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो। और आपके पास 2 महीने के लिए पैसे का कोई यूज नहीं है, खराब पड़े हुए हैं, तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो 2 महीने के लिए। और 6 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है? मनी मार्केट के अंदर ऑपरेट कौन करता है? कौन कौन से लोग हैं जो मनी मार्केट के अंदर डील करते हैं? तो वो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसीज। एनबीएफसी का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक की तरह डील करते हैं। गवर्नमेंट्स हो गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए और हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं मनी मार्केट के अंदर कैसे कैसे तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कैसे कैसे तरीके से मार्केट से पैसा आप रेज कर सकते हो। तो 5 मेथड है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जो आपको पढ़ने हैं। पहले चलो बच्चों पांचों के नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है बच्चों हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा हमारा ट्रेजरी बिल, तीसरा हमारा कमर्शियल पेपर, चौथा है हमारा कॉल मनी, पांचवा है हमारा कमर्शियल बिल। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा हमारा ट्रेजरी बिल, तीसरा कमर्शियल पेपर, चौथा कॉल मनी और पांचवा हमारा
ये कमर्शियल बिल। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये बैंक इश्यू करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन इश्यू करता है। बैंक इश्यू करता है, चाहे कमर्शियल बैंक हो चाहे आपके डेवलपमेंट बैंक हो। ठीक है, ओके। अब ये क्यों करते हैं इशू, पहले मुद्दे की बात समझते हैं। अब देखो क्या होता है, हम बैंक है, हमारे पास कस्टमर्स पैसा सेविंग अकाउंट में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और हम बिजनेसमैन को क्या कर देते हैं, लोन पर दे देते हैं। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है, जो हमारे कस्टमर्स हैं एफडी में सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं डाले, लेकिन हमारे पास लोन लेने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमको उनको तो लोन देना पड़ेगा। अगर लोन नहीं देंगे तो किसी और बैंक के पास चले जाएंगे, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब हमारी फाइनेंशियल कैश लिक्विडेशन पोजीशन जब टाइट होती है, जब हमारे पास डिपॉजिट नहीं आ रहा होता बट हमारे पास लोन लेने वाले बहुत आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब बैंक क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लोन ले लेते हैं पब्लिक से या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से, किसी से भी हम लोन ले सकते हैं और उनको बदले में हम क्या देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कि हाँ भाई देखो, हमने आपसे पैसा लिया है, हमने आपसे डिपॉजिट लिया है और बदले में हम आपको इंटरेस्ट चुकाएंगे और मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर देंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो ऐसे केस में बैंक जब उसकी लिक्विडिटी पोजीशन टाइट होती है, डिपॉजिट आ नहीं रहे, लोन देना होता है, तो ऐसे केस में वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। ये किसको इशू कर सकते हैं? इंडिविजुअल को इशू कर सकते हैं, मतलब हम जैसे लोगों को इशू कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इशू कर सकते हैं, दूसरे बैंक्स को भी इशू कर सकते हैं, किसी को भी इशू कर सकते हैं जिनका उनका माने जहां से उनको पैसा मिल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म जो उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं ना पैसों के, इसके लिए ही ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। क्या कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। क्या लिखा हुआ है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब ये बदले में कोई सिक्योरिटी वगैरह जमा नहीं होती, नेगोशिएबल होता है, मतलब इजीली आप ट्रांसफरेबल कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। ये बियरर फॉर्म में होते हैं बच्चों। ये बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में होगा उसका माना जाएगा। जैसे 10 रुपए का नोट है, आपके हाथ में तो वो आपका हो गया, किसी और के हाथ में तो वो उसका हो गया। बियरर फॉर्म में होता है, जो कि कमर्शियल बैंक और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इश्यू करते हैं। ये इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट कंपनीज को इश्यू करा जा सकता है जब टाइट लिक्विडिटी की पोजीशन होती है, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए ज्यादा पैसों को मूवमेंट करने में काम आता है। क्लियर? ओके। सेकंड है बच्चों हमारा ट्रेजरी बिल, और ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? अब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। तो जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है आपका 3 महीने भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है, तो जब गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई को कि हे आरबीआई, गवर्नर साहब, ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू कर दो। तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल नाम का मॉनेटरी एसेट जो है मार्केट में इशू कर देता है और पब्लिक से पैसा ले लेता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जीरो कूपन बॉन्ड। ये हाईली लिक्विड होता है, मतलब ये हाईली लिक्विड का मतलब होता है इसको आप कैश की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि किसने इशू किया? आरबीआई ने इशू किया है, तो सबको पता है आरबीआई पेमेंट कर देगा, आरबीआई पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसको बच्चों डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और पार पर रिडीम किया जाता है। मतलब ये जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता नहीं है डिस्काउंट क्या होता है, पार क्या होता है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, मान के चलो ये पेन में, तो पेन की जो एमआरपी है बच्चों 50 रुपीज है। ठीक है, ये मेरा ट्रेजरी बिल है, इसकी एमआरपी 50 रुपीज। मैंने ये पहले आपको दिया और आपसे मैंने 45 का दिया मैंने आपको ये, तो मैंने आपको ये पेन दे दिया, ट्रेजरी बिल दे दिया और आपसे मैंने 45 रुपीज ले लिए एज ए लोन। ठीक है, और बदले में मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना पैसों का यूज कर रहा हूं, और जब मैं आपको रीपे करूंगा तो मैं आपको फुल एमआरपी रीपे करूंगा, और फुल एमआरपी का मतलब होता है पार, PAR, एट पार। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको डिस्काउंट पर दिया था और पार पर रीपे कर दिया। रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट, तो ये डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और पार पर रीपे किया जाता है। और ये जो डिफरेंस होता है, जैसे 45 का दिया, 50 दिए, तो 5 रुपीज आपको इंटरेस्ट कह लो, इसको डिस्काउंट कह लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है ट्रेजरी बिल जो होता है वो मिनिमम से मिनिमम एक 25,000 का होता है, या फिर 25,000 के मल्टीपल में आप खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक ट्रेजरी बिल खरीदना है तो आप 25,000 लगाओगे, आपको 2 खरीदने हैं तो आप 50,000 लगाओगे, 3 खरीदने तो 75,000, और अगर आपके पास 40,000 है तो आप एक ही खरीद पाओगे 25,000 का।
आपके पास 15,000 है तो आप एक भी खरीद नहीं पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या आया था एग्जाम में क्वेश्चन कि मिस्टर ए है, आरबीआई के पास गए, उनको ट्रेजरी बिल खरीदना था, उनके पास 20,000 थे, लेकिन आरबीआई ने उनको खाली हाथ लौटा दिया। अब बताओ क्यों लौटाया? इसलिए लौटाया क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है ट्रेजरी बिल की वो 25,000 है, और या फिर उसके मल्टीपल में, और मिस्टर ए के पास 20,000 थे, इसलिए वो उसको अलाउ नहीं कर सकते थे। क्लियर? ओके। तो बच्चों दो हो गए, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, और दूसरा क्या होगा हमारा ट्रेजरी बिल। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा हमारा बच्चों कमर्शियल पेपर। अभी कमर्शियल पेपर क्या होता है? अब बच्चों गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई पैसा तो गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, बैंक्स को जरूरत पड़ गई पैसों की तो बैंक्स ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया। अब बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ऐसे केस के अंदर जो हमारी कंपनीज होती, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिन पर हम भरोसा करते हैं, जस्ट लाइक रिलायंस, जस्ट लाइक इन्फोसिस, जस्ट लाइक विप्रो, टाटा, तो ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है मार्केट के अंदर, और पब्लिक से, बड़े बड़ी कंपनियों से लोन ले सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है बच्चों, ये भी आपका डिस्काउंट पर इश्यू होता है और पार पर रिडीम होता है, मतलब ये सस्ते में आपको सस्ता पैसा लेंगे और फुल एमआरपी आपको चुकाएंगे। ठीक है, ये भी शॉर्ट टर्म होता है, अनसिक्योर्ड होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? आपको जो पेपर पे लिखा होता है कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हम आपको पैसा जो है रीपे कर देंगे। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है बच्चों वो कितनी होती है? 15 डेज होती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होती है? 1 साल होती है। अच्छा, ये बैंक कमर्शियल पेपर, सॉरी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये कमर्शियल पेपर इश्यू क्यों करती है? मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि जो दूसरी, उनको जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो इसलिए ये क्या कर देती हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक से लोन लेना नहीं चाहते। क्लियर? ओके। इनको जो पैसा चाहिए होता है, इनकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए होता है। लेट्स सपोज अगले 3 महीने के अंदर हमारा पीक सीजन आ रहा है और उनको पैसों की जरूरत है, तो हम ये काम कर सकते हैं। ये एक काम और करते हैं जो कि 1 मार्क में पूछा जा सकता है, दैट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। अब ये ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, मान के चलो आपको नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, और आपको पता है शेयर्स इशू करना कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, आपको बहुत ज्यादा लीगल फीस जमा करानी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज लोगों की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट की सर्विसेज की जरूरत होती है। तो मार्केट से पैसा तो बाद में आएगा, लेकिन इन सब के खर्चे तो पहले होंगे ना। लीगल फीस हो गया, एक्सपर्ट की सर्विसेज हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन सब के खर्चे भी तो होंगे। आप मान के चलो आपके पास वही पैसा ना हो एडवर्टाइजमेंट करने का, लीगल फीस जमा करने का, तो कहां से पैसा रेज कर पाओगे मार्केट से? कैसे शेयर्स को इश्यू कर पाओगे? तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी पहले कमर्शियल पेपर इशू करता है, वहां से पैसा लेकर आता है, उसके बाद ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ना बच्चों, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, एडवर्टाइजमेंट, लीगल फीस, आपकी एक्सपर्ट सर्विसेज की फीस, उस पे पैसा खर्च करता है। उसके बाद जब मार्केट से पैसा आ जाता है, उसके बाद ये पैसा रीपे कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग बुलाया जाता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब पता लगे, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। ओके, 3 पढ़ लिया हमने। चौथा बच्चों, कॉल मनी। अभी कॉल मनी क्या है बच्चों? कॉल मनी का मतलब है फोन पर पैसा बुलाना ठीक है, कॉल मनी मतलब कॉल पर पैसा बुलाना। अब ये है क्या, पहले ये समझते हैं, इसके पीछे का पहले कारण समझते हैं, कॉल मनी आया क्यों। देखो बच्चों, कमर्शियल बैंक के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, जो कि आरबीआई ने लगाई हुई है, ये आप सब ने पढ़ रखी है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR। मतलब ये कि बैंक्स को हर समय अपने पास कुछ मिनिमम कैश रखना ही पड़ता है, अगर वो नहीं रखेंगे तो आरबीआई जो पेनल्टी है वो लगा सकता है। या आपको चीज पता है? हाँ पता है, ओके। कभी कभार क्या होता है कि बैंक्स में कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए, या किसी ने विड्रॉ बहुत ज्यादा पैसा कर लिया, और ऐसे केस में जो हमारे पास कैश था वो उस लिमिट से नीचे हो गया। आज जो पैसा उस लिमिट से नीचे हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट किसके पास चले जाएगी? आरबीआई के पास चले जाएगी, और आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को फोन करता है कि यार मेरा जो पैसा है वो लिमिट से नीचे हो गया, आप थोड़ा सा पैसा हमारे पास भेज दो, इतना पैसा हमारे पास भेज दो जिससे हम अपनी लिमिट को पूरी कर ले, हमारा कैश रिजर्व रेशियो फिर से बराबर पर आ जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है बच्चों? कॉल मनी बुलाया जाता है।
क्या कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कॉल मनी इज द मनी विच इज आस्क्ड बाय वन बैंक फ्रॉम अनदर बैंक टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसकी जो बच्चों मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 1 दिन से लेकर 15 दिन तक। मतलब ये आप 1 दिन के लिए भी पैसा ले सकते हो दूसरे बैंक से, या फिर मैक्सिमम 15 दिन तक बैंक से दूसरे बैंक से लोन ले सकते हो। ओके। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होती है इसको कॉल रेट बुलाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना लोन पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितनी है, हम बोलते हैं कॉल मनी पे कॉल रेट कितना चल रहा है। ठीक है ना, बस नाम अलग है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर और क्या दे रखा है? इसके अंदर बहुत बेसिक सी बातें बोली। ये बहुत हाईली वॉलेटाइल रेट होती है, मतलब जो कॉल रेट होती है बहुत ज्यादा चेंजेस होती है। मतलब ये क्योंकि आप बहुत कम टाइम के लिए लोन ले रहे होते हो, 1 दिन के लिए ले रहे होते हो, कुछ घंटों के लिए ले रहे होते हो, 15 दिन के लिए ले रहे हो, तो ये इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ये हर पल बदलते रहते हैं। क्या कोई ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बैंक्स की मैंने बात करी थी। बैंक्स 2 तरीके से लोन लेता है, एक लेता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू, एक कॉल मनी के थ्रू। ठीक है, और कमर्शियल बैंक कमर्शियल पेपर भी इशू कर सकता है, क्योंकि बैंक एक कंपनी भी तो होता है। तो ऐसे केस में अगर कॉल रेट कभी ज्यादा हो जाए, मान के चलो मैं एक बैंक हूं, मुझे एक पैसों की जरूरत है, अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है, और मैंने दूसरे बैंक को फोन किया और बैंक बोला मैं इतने परसेंट लूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। कहता है लेना है लोन, विन मत लो। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? मैं दूसरे तरीके ढूंढूंगा कि क्या मैं दूसरे तरीके से मार्केट से पैसा रेज कर सकता हूँ, क्या मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता हूँ, क्या मैं कमर्शियल पेपर इशू कर सकता हूँ। अगर यस तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। और मान के चलो कॉल रेट बहुत सस्ता है, तो क्या करेंगे? हम दूसरे बैंक से लोन ले लेंगे। मतलब ये जहां से सस्ता पड़ेगा हम एज अ बैंक वहां से पैसा उठा लेंगे, क्योंकि जेब सबको अपनी देख के चलनी पड़ती है। क्लियर? ओके। तो बच्चों 4 पॉइंट हो गए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया हमारा, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, हमारा कॉल मनी भी हो गया, और लास्ट जो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल को मैं अगर वन वर्ड में बताऊं तो वो है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। फिर से बोल रहा हूँ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये है हमारा कमर्शियल बिल। कहने का मतलब है आपने 11th क्लास के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नामक एक चैप्टर पढ़ रखा होगा। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। हमने एक सेलर है, हमने किसी को सामान उधार पर दिया, बट हमको लगता है वो पैसा जो है नहीं चुकाएगा या फिर डिस्प्यूट हो सकता है, तो हमने क्या करा उससे लिखवा लिया एक पेपर पर, एक बिल पर लिखवा लिया कि हमने तेरे को ये सामान बेचा है, तुमको इस पैसे को देगा, इस पर्टिकुलर डेट पे देगा। उस पेपर को हम क्या बुलाते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बुलाते हैं। ठीक है, ओके। अब इस बिल को हम क्या करते हैं? अपने पास संभाल के रखते हैं, और जब वो डेट आ जाती है उसके पास हम जाते हैं, उसको दिखाते हैं देख तूने हमसे पैसे लिए थे, चल ले दे, तो दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि हम वेट ना करना चाहते हो, 1 महीना हम वेट नहीं करना चाहते, वो तो 1 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन हमको अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं? हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से बोलते देख बैंक, देख हमारे पास एक बिल है, बिल पर सामने वाले के साइन है जो बोल रहा है 1 महीने बाद वो पे कर देगा, तो क्यों ना तू हमको इस बिल के बदले में पैसे दे दे और 1 महीने बाद उससे जाके पैसे ले ले। हो सकता है, नहीं हो सकता है? यही तो था बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो वही चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे कीड़ा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो वो बिल डिस्काउंटेड बैंक के पास जाएगा और वो क्या करेगा? बिल को डिस्काउंट करा लेगा। क्या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इस बिल डिस्काउंटिंग की प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? कमर्शियल बिल। क्लियर? ओके। रीड कर लेना बच्चों, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको ये लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, डी पॉइंट, ये आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं जूम कर देता हूँ। These bill can be discounted with the bank if the seller needs funds before the bill mature। मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले बिल को डिस्काउंट करा सकते हो और वो पैसों की जरूरत हो, और जब ये बिल बैंक ले लेता है तो उसको हम कमर्शियल बिल कहलाते हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मार्केट। क्या कोई ये चीज क्लियर है? ओके। अब जो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, आज की क्लास थोड़ी फनी हो गई। कीड़ा आ गया। हाँ, अब बच्चों सेकंड मार्केट हमारा कौन सा होता है? कैपिटल मार्केट होता है। मैंने आपको बताया था जो हमारा पूरा फाइनेंशियल मार्केट होता है वो मैच्योरिटी के हिसाब से 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, 1 साल से कम वाला, और दूसरा कौन सा होता है? हमारा कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है पहले ये समझते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब बैंक, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट मतलब कोई भी एनबीएफसी। मतलब ये एक ऐसा मार्केट, आई रिपीट, एक ऐसा मार्केट जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा या तो इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकते हो उधार पर। इस मार्केट को हम क्या बुलाते हैं? कैपिटल मार्केट बुलाते हैं। अगर आप हाउस होल्ड हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मार्केट में डाल सकते हो, और आप एक बिजनेस फर्म हो तो मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकते हो। आप इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हो, आप डिबेंचर में भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है ना?
ये चीज क्लियर है? अगर आप हाउस होल्ड हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप शेयर्स भी इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर भी इशू कर सकते हो। क्या कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक से? ओके। इस चीज को बुलाया जाता है क्या? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन आता है ये हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आते हैं। क्लियर? और कैपिटल मार्केट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोन कहाँ से लिया जाता है? या तो मार्केट से लिया जाता है या फिर बैंक से लिया जाता है, तभी तो बिजनेसेस चल रहे हैं, इसलिए। ओके। अब कैपिटल मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा हमारा सेकेंडरी मार्केट। आई रिपीट, पहला कौन सा हमारा? प्राइमरी मार्केट, और दूसरा क्या हमारा? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्रिएशन। क्या लिखोगे? क्रिएशन। और सेकेंडरी मार्केट के ब्रैकेट में लिख दो एक्सचेंज, क्योंकि हमने फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्रिएशन का मतलब होता है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इश्यू करना, और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको खरीदना बेचना। ये तो याद था? ओके। प्राइमरी मार्केट मतलब हम पहली बार सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहे हैं, पहली बार हम शेयर्स या पहली बार हम डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं। ओके। तो प्राइमरी मार्केट में उन्होंने सिंपल सी बात लिखी हुई है। प्राइमरी मार्केट क्या है? जहां पे सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, इसको न्यू इशू मार्केट भी बुलाते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम मोबिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? हाउस होल्ड से पैसा लेते हैं और कहाँ चैनलाइज कर देते हैं? मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में करते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है। बहुत बेसिक्स है, इसके अंदर कुछ भी हार्ड मतलब कुछ भी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अलग से भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है? ओके। यहाँ पर इन्वेस्टर कौन कौन हो सकता है, मतलब कौन कौन पैसा मार्केट के अंदर लगा सकता है? तो ये है, बैंक्स पैसा लगा सकते हैं, फाइनेंशियल असेट इंस्टीट्यूशन पैसा लगा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा मार्केट में लगाती है, म्यूचुअल फंड लगाते हैं, और हम जैसे लोग लगाते हैं। ठीक है? हम शेयर में पैसा लगा देते हैं, हम डिबेंचर्स में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मार्केट से पैसा रेस कैसे किया जा सकता है? हम इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा रेस कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स के थ्रू रेस कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, और ऐसे लोन ले सकते हैं मार्केट से। ठीक है? ओके। और ये पैसे को हम यूज क्या कर सकते हैं? बहुत बेसिक सी चीज है। पैसों का यूज क्या होता है? या तो बिजनेस स्टार्ट करोगे, या एक्सपेंड करोगे, या फिर डाइवर्सिफाई करोगे। बच्चे समझ नहीं पाते सर एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई का अंतर क्या होता है। एक्सपेंड का मतलब होता है बच्चों, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मान के चलो आपका चाय बनाने का बिजनेस है, तो आप चाय के बिजनेस को बढ़ा रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। एक होता है डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब है चाय तो बना रहे हैं, हम कॉफी भी बनाएंगे, तो ये क्या है? डाइवर्सिफाई कर दिया, दूसरी दिशा में भी हमने चलना चालू कर दिया। तो या तो बिजनेस स्टार्ट करोगे, एक्सपेंड करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे, नए फिक्स एसेट्स लोगे, वर्किंग कैपिटल पैसा लगाओगे, एम्प्लॉयज को हायर करोगे, मतलब कुछ भी या करोगे, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, आप करोगे। क्लियर? ओके। अब बच्चों जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप न्यू सिक्योरिटीज कैसे कैसे इशू कर सकते हो, कैसे कैसे आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। बच्चों, फ्लोटेशन का मतलब होता है यहाँ पर रेजिंग ऑफ फंड्स। क्या होता है? रेजिंग ऑफ फंड्स। तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या हो गया? मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। कैसे कैसे तरीके से आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, डेट हो चाहे इक्विटी हो। तो पहला आता हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये होता है डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेना, डायरेक्टली पब्लिक से डील करना। होता क्या है? इसके अंदर कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, जो एक बुकलेट टाइप होता है, जिसके अंदर कंपनी की हिस्ट्री दे रखी होती है, कंपनी क्या थी, क्या है, क्या करना चाहती है, क्या क्या कर चुकी है, इसके संग संग क्या कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या वो कर पाएगी अगर आपने उनका साथ दिया, तो उनको कितनों पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सपने दिखाएगी उस पेपर के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। और वो आपसे डायरेक्टली अपील करेगी कि आप आइए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए और हम मिल के आसमान को छुएंगे। मतलब ये क्या है? यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक से डील किया जा रहा है, डायरेक्टली पब्लिक को अपील किया जा रहा है कि आप कंपनी में आकर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। क्लियर? ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में है, और ध्यान रखना यहाँ पे इसको अंडरराइट भी किया कराया जा सकता है। अब सर ये अंडरराइट का मतलब क्या होता है? अंडरराइट का मतलब होता है, अब मान के चलो मैं कंपनी हूँ, मुझे प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से पैसा चाहिए, बट मुझे लगता है कि यार पब्लिक शायद मुझसे पैसे ना ले। अकाउंट्स में अगर आपने शेयर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अदरवाइज सारा पैसा लौटाना पड़ता है। तो 90% करने के लिए हम किसी की मदद ले सकते हैं और उससे बोल देंगे कि हमारी मदद करते हैं। तो वो क्या करता है? हमसे कमीशन चार्ज करता है। वो बोलता है
कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें 90% तो करवा के रहूंगा। अगर 90% नहीं करवा पाया तो जितना भी डिफरेंस होगा वो मैं खरीदूंगा, लेकिन तुम्हारा 90% हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इशू को अंडरराइट कराना, मतलब हम कुछ ब्रोकर्स की मदद ले रहे हैं हमारे वो शेयर्स ताकि वो बिकवा दें, ठीक है। और उसके बाद हम शेयर्स को हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा सकते हैं। लिस्ट करवाने का मतलब है उसको खरीद स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद और बेच पाएंगे, ठीक है। और ये सब करने के लिए हमको सेबी की और जो हमारे कंपनीज एक्ट की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना होता है। क्लियर, बहुत ही बेसिक है। ओके, दूसरा जो हमारा है वो क्या है, ऑफर फॉर सेल। सेकंड हमारा मेथड क्या है, ऑफर फॉर सेल। प्रोस्पेक्टस में हम डायरेक्टली डील कर रहे थे, ऑफर फॉर सेल में हम इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं। इनडायरेक्टली डील का मतलब क्या है, आपको पापा से पैसे चाहिए लेकिन मम्मी के थ्रू जा रहे हो। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के अंदर पापा से डायरेक्टली पैसे मांगे गए थे, पापा मतलब पब्लिक से, लेकिन ऑफर फॉर सेल में हम मम्मी के थ्रू पैसे मांग रहे हैं। अब मतलब क्या, जरा ये समझते हैं। देखो हमको पता है कि यार पब्लिक हमको इजीली पैसा नहीं देगी, या फिर कह लो कंपनी हमको जल्दी पैसा नहीं देगी, काफी टाइम लगाएगी हमको पैसा देने में। तो ऐसे केस में अगर हमको जल्दी पैसों की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करें, हम जाते हैं ब्रोकर्स के पास, हम जाते हैं मर्चेंट बैंकर्स के पास और उनसे बोलते हैं कि ये रही सिक्योरिटीज, ये रहे हमारे सारे शेयर्स, आप इकट्ठे हमसे ले लो और ये पैसे हमको दे दो। अब बाद में जिसको जितने पे बेचना है वो तुम्हारा जिम्मा। आया समझ में? मतलब ये आपने मम्मी से बोला, मम्मी आप मुझे 500 रुपए दे दो और पापा से मेरे नाम पर 600 लेने, 1000 लेने, वो आप देख लेना, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर ऑफर फॉर सेल हो रहा है कि कंपनी क्या करती है, ब्रोकर से पैसा पहले ले लेती है और ब्रोकर को सारे सिक्योरिटीज दे देती है और फिर ब्रोकर कमीशन चार्ज करके सिक्योरिटीज को पब्लिक को रीसेल कर देता है। तो ये इनडायरेक्ट वे है। तीसरा जो हमारा मेथड आता है वो आता है राइट इशू। अब सर ये राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब ये होता है जो भी हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम एक अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं कि कल को कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी और मार्केट से पैसा उठाना चाहेगी तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाएगा क्या आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले हमारे कस्टमर हो, ऑलरेडी पहले आपने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप ओनर हो, तो क्या आप फिर से ये महान काम करना चाहोगे नहीं चाहोगे? तो आपको ये आपका अधिकार है, आपका राइट है कि हम आपसे पूछें क्या आप फिर से इन्वेस्ट करोगे। अगर हाँ तो आप इन्वेस्ट करो, अगर आप मना करते हो तो फिर हम मार्केट से जाके पैसा रेज कर लेंगे। तो राइट इशू इज अ स्पेसिफिक राइट, इज अ स्पेसिफिक प्रिविलेज जो कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट न्यू मनी और नॉट। क्लियर? ओके, तो ये राइट इशू होता है। फोर्थ आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शार्क टैंक। अभी शार्क टैंक सबको पता है क्या है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। होता क्या है, जब कंपनी को पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी को लगता है कि पब्लिक से पैसा हमको नहीं मिलेगा या फिर उतना नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो हम किसके पास जाते हैं? बड़े लोगों के पास जाते हैं। बड़े लोगों मतलब जिनके पास पैसा भरमार पड़ा हुआ है, जिनको हम टेक्निकल वर्ड में अगर बोले तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। हम उनके पास जाते हैं, उनको अपना आइडिया बताते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को समझाते हैं और उनको लगता है कि हमारे बिजनेस में दम है तो वो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो हम बोलते हैं ना इक्विटी कितने दोगे, 10% लोगे, 5% लोगे, 20% लोगे, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी में सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं। इसको बुलाया था प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि हम प्राइवेटली उनके पास जाते हैं पैसा रेज करने के लिए। और ये मेथड लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इसमें पैसा जल्दी मिल जाता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक इशू। क्लियर? ओके। और लास्ट जो बच्चों हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है वो है हमारा EIPO। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी सबने मेम्स देखे होंगे, पेटीएम का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, अभी LIC का आईपीओ आने वाला है। तो ये आईपीओ क्या है? आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब ये कि हम पहली बार पब्लिक के सामने ऑफर लेकर आ रहे हैं कि आइए पब्लिक और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए इलेक्ट्रॉनिकली। EIPO मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा लगाना होगा और बाद में आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स को खरीद और बेच भी पाओगे। ऐसे केस के अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो भी आपको सारी फुलफिल करनी होती है। जस्ट लाइक आपको कुछ लोगों को अपॉइंट करना होता है, कुछ लोगों की सर्विसेज लेनी होती है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ आपको बेसिक सा पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर्स को खरीद बेच पाओगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो ये हमारा था
प्राइमरी मेथड बच्चों अभी तक हमने देखा मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म 1 साल से कम का, कैपिटल मार्केट मतलब 1 साल से ज्यादा का। कैपिटल मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां पे सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटीज को, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने वाले हैं। पढ़े? ओके। और सेकेंडरी मार्केट को जैसे मैंने बोला कि एक्सचेंज बुलाते हैं, तो इसका नाम यहाँ पर क्या पड़ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट। आपको पता है स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, उस मार्केट को क्या बुलाया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बुलाया जाता है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि अब आप देश के किसी भी कोने से बैठ के मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू, कंप्यूटर पे बैठ के किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या फिर किसी भी कंपनी के शेयर बेच सकते हो, अगर आपके पास है तो। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना किसी के नाम पर बेच दोगे, वो तो 420 हो जाएगी। आपके पास शेयर्स हैं तो आप बेच सकते हो, और आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और ध्यान रखना, हमारे जो सेबी है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों का पापा कौन होता है, आरबीआई, वैसे हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका पापा कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। ठीक है, ओके। सर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या, आप जरा ये बता दो। तो बच्चों स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब एक प्लेस, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कि आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच सकते हो। ठीक है, या फिर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो ये क्या है, फैसिलिटी है। ये चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज कर सकते हो। तो ये है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? ओके। आगे क्या दे रखा है, जरा पढ़ते हैं। आगे उन्होंने बस एक डेफिनेशन दे रखी है बच्चों, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ये एक रूल, लीगल डेफिनेशन है जो आपको एक बार पढ़ के छोड़ देनी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रट लेना, एग्जाम में आ गया तो आपको रटी हुई डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलता है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब कुछ लोग होंगे, चाहे उनको आप कंपनी बनाओ या ना बनाओ, अब तो खैर कंपनी बनाना कंपलसरी हो गया। जो 3 लाइन है लास्ट की वो इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बनाया गया, असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए, सिक्योरिटीज का खरीदना, बेचना, डील करना, किसी भी तरीके से आप अगर कर रहे हो तो ये स्टॉक एक्सचेंज आपको कंट्रोल करेगा, आपको असिस्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाएगा। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगला टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? अब देखो बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाएंगे। तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का मतलब हम सबको पता है, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, आसानी से आप खरीद सकते हो, आसानी से आप बेच सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरा क्या है, मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि आपको मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर आप खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आपको लोगों को ढूंढना पड़ता है कि मुझे किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। लेकिन स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट आपको प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप सिक्योरिटीज को इजिली खरीद और बेच सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। जैसे वहां पे था ना हमारा प्राइसिंग, प्राइस डिस्कवरी, यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है वही चीज, डिमांड और सप्लाई से शेयर्स के प्राइस डिसाइड होते हैं, जो कि हर पल बदलते रहते हैं, और जो प्राइस डिसाइड होती है उसी पर आप अपने सिक्योरिटीज को खरीदते हो या फिर आप बेचते हो। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। ओके। थर्ड क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है बच्चों, इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली है ना बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब ये कि मैनुअली काउंट करने आओगे तो नहीं काउंट कर पाओगे, कंप्यूटर के थ्रू ही आपको काउंट करना पड़ेगा, और पैसों का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं गुना ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इनके पैसों का ध्यान रखा जाए, इनका पैसा गलत हाथों में ना चले जाए, इनके संग कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम यह है कि इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। क्लियर? ओके। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं ज्यादा पैसा कमाते हैं, और ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा जाता है हमारे बिजनेसमैन के पास, जो पैसा बिजनेसेस में लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंट्री को ग्रो कराते हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं, डिसइन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं, जिससे हमारी कंट्री ग्रो कर रही होती है, क्योंकि पैसा मार्केट के अंदर रोटेट कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाती है। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। ये पहली बार में बच्चों को पॉइंट समझ में नहीं आता, जस्ट बिकॉज इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक चीज को प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? कि आप इक्विटी में पैसा लगाओ, आप कंपनी के ओनर बनो, कंपनी के अंदर परमानेंट पैसा लगाओ, जिससे आपके अंदर एक ओनरशिप वाली फील आए, ठीक है। आपको वो एजुकेट करता है मार्केट के बारे में कि इक्विटी में लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। ओनरशिप में पैसा कैसे लगता है? जैसे आप मालिक बन जाओ कंपनी के, आपको पता हो कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। तो ये हमारा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट लिखा हुआ है। एंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप, शेयर ओनरशिप लेनी है आपको कंपनी के अंदर, जिससे आपको नए नए सिक्योरिटीज इशू करने में मदद करेगा, आपके लिए आपको नए नए तरीके बताएगा कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। क्लियर? ओके। और जो हमारा सिक्स्थ फंक्शन है वो क्या, एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं। वो है हमारा प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का मतलब पता है ना कि आप प्रेडिक्शन करते हैं कि ऊपर जाएगा प्राइस, नीचे जाएगा प्राइस। तो जो वैसे तो सट्टेबाजी अलाउड नहीं होती है, लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप स्पेकुलेशन करते हो, सट्टेबाजी करते हो, तो वो अलाउड है, क्योंकि मार्केट भी जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है, कुछ हद तक जरूरी भी है प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। अगर नहीं होगा तो कंपनी मन चाहे तरीके से प्राइस को चेंज कर सकती है। तो अच्छी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्पेकुलेशन अलाउ किया गया है कुछ हद तक। आई होप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, पक्का? ओके। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा डीमैटेरियलाइजेशन। मतलब मेजर कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हुए, अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, बस वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अभी तक हमको 47 मिनट्स करीब हो चुके हैं, 46-47 मिनट्स हो चुके हैं। आई होप आपको बोर नहीं हुआ होगा, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगला बच्चों जो आता है वो आता है कॉन्सेप्ट आता है डीमैटेरियलाइजेशन। अभी डीमैटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बच्चों, पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो पहले जो शेयर्स होते थे या फिर जो डिबेंचर्स होते थे, ये फिजिकल फॉर्मेट में होते थे। एक सर्टिफिकेट होता था, एक कागज का टुकड़ा होता था, जिसके अंदर एक्चुअल में लिखा होता था कि आपने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे हैं, आपने इसके अंदर इतना पैसा लगाया हुआ है। तो कीमती कागज हो जाता था। और आपको पता है कोई भी जो चीज कीमती होती है तो उसके संग चोरी होने के, उसके खराब होने के, उसके फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता था, पहले वो सर्टिफिकेट का मिसयूज होता था। मिसयूज मतलब कुछ चुरा लेता था, फाड़ देता था। तो ऐसे केस में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज काफी ज्यादा होने लगी थी। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये सब करते रहोगे तो हमने ग्रोथ कर ली, और टेक्नोलॉजी का जमाना है, पेपरलेस सोसाइटी करनी है, तो इन्होंने क्या किया, शेयर्स को फिजिकल फॉर्मेट से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने पेपर को क्या कर दिया, डीमैटेरियलाइज कर दिया। मतलब ये क्या कोई माल ही नहीं होगा, मटेरियल ही नहीं होगा पेपर का, सब कुछ किस फॉर्म में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो इसी चीज को हम डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमैटेरियलाइजेशन। और इसी को रिवर्स कर दो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल फॉर्मेट इज नोन एज रीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है, वैसे डीमैट ही होता है, डीमैटेरियलाइजेशन ही होता है। तभी आपने सुना होगा ना डीमैट अकाउंट, ये आपने वर्ड बहुत सुना होगा, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट मतलब इज अकाउंट इन विच यू होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे पेटीएम वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, फोन पे, ये क्या है, आप पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख रहे हो। वैसे ही डीमैट अकाउंट क्या है, आप शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, कैलकुलेट करके या फिर स्टोर करके रख रहे हो। और गवर्नमेंट ने, मतलब सेबी ने, ये तो कंपलसरी कर रखा है कि अगर आप शेयर्स को खरीदना है, बेचना है, कुछ भी सेटलमेंट होना है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर डीमैट फॉर्म में ही होगा। क्लियर? ओके। और डीमैट अकाउंट को या फिर अपनी सिक्योरिटीज को आप गिरवी तक रखवा सकते हो।
जैसे हम अपने सोने चांदी के एसेट्स को गिरवी रखवा सकते हैं ना, वैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को भी आप गिरवी रखवा सकते हो लोन वगैरह लेने के लिए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, यहां तक भी समझ में आ गया। अब एक सवाल आता है, सर हमको पता है जीपे गूगल का है और गूगल पे में हम पैसे लगाते हैं, ठीक है, गूगल पे में अकाउंट ओपन करवा दिया, पेटीएम में करवा दिया, मान के चलो हमारा बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट किसी जगह पर ही तो अकाउंट होता है, मतलब जैसे पीएनबी में हो गया, एसबीआई में हो गया, यहाँ पर हम अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो ये डीमैट अकाउंट हम कहाँ ओपन करवाते हैं? बैंक्स में करवाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं? कहीं ना कहीं तो हम अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे ना, तभी तो वहां पे सिक्योरिटीज को रखा जाएगा, घर की अलमारी में तो रखेंगे नहीं। तो बच्चों, जहां पर आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है डिपॉजिटरी। आई रिपीट, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बुलाया जाता है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड कीप योर सिक्योरिटीज, होल्ड योर सिक्योरिटीज, सोल्ड योर सिक्योरिटीज, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद सिक्योरिटीज। आपको ये चीज समझ में आई? तो ये बैंक की तरह, जैसे जैसे बैंक के अंदर आप पैसा रखते हो, वैसे डिपॉजिटरी के अंदर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज रखते हो। क्लियर? कोई भी डाउट? खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जो आपके मन में आप वो कर सकते हो। ओके सर, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक है, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, पता नहीं कौन कौन से बैंक है। तो सर डिपॉजिटरी एक ही है कि बहुत तरीके की है? सर बहुत तरीके की है। मेजरली दो तरीके की हमारे पास डिपॉजिटरी है। पहली क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको हम ब्रैकेट में एनएसडीएल, शॉर्ट फॉर्म में एनएसडीएल बुलाते हैं। और दूसरा हमारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, मतलब सीडीएस है। तो ये दो डिपॉजिटरी, जैसे बैंक्स काफी सारे, तो डिपॉजिटरी हमारे पास दो है, एनएसडीएल और सीडीएस है। एनएसडीएल हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड है, और हमारा जो सीडीएसएल है वो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड है। मतलब ये, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के थ्रू आप खरीदते बेचते हो, तो आपका डिपॉजिटरी कौन होगा? आप यहाँ कहाँ पर ओपन अकाउंट करवाओगे? आप सीडीएसएल में अकाउंट ओपन करवाओगे। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डील करना चाहते हो, तो अपना अकाउंट आप कहाँ ओपन करवाओगे? एनएसडीएल में ऑपरेट करवाओगे। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, आगे बढ़े। अब इसके अंदर एक बात आता है, हाँ, यहाँ पर अकाउंट आप कैसे ओपन करवाओगे? आप डायरेक्टली जाओगे, सर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना, मुझे अकाउंट ओपन करवाना है, या फिर किसी के थ्रू जाओगे? तो आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब ये कि आप सीधा इनके ब्रांच ऑफिस जाके ये नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है। आपको किसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति के थ्रू जाना पड़ेगा या जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, उसको बुलाया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्चुअल में क्या? एक मीडिएटर है। मीडिएटर किसके बीच में है? जो हमारे हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे जो बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और डिपॉजिटरी के बीच का। तो ये इनके पास जाते हैं, इनसे बोलते हैं कि भैया हमारा अकाउंट ओपन करवा दो। तो ये इनके पास अपनी एप्लीकेशन वगैरह जमा कराते हैं, और ये फिर इनके पास जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं इन सब लोगों का। सर ये कौन हो सकता है? ये हम लोग हो सकते हैं? नहीं, ये हम लोग नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ये बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। क्लियर? लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम करना एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ही काम ये कर सकती है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी. If the investor wants to open account in depository, he has to go through depository participant only. Clear? Okay. यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अब सारे काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटीज है वो डीमैट फॉर्म में है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को खरीदना, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को बेचना, इसके फायदे क्या क्या हैं? तो 5 फायदे हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला फायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। आपको पता होता है कि कौन से प्राइस पर आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपको पता होता है आपने कौन से प्राइस पर शेयर्स बेचे हैं, ब्रोकरेज क्या है, किस टाइम पर आपने बेचे, कौन सी डेट को बेचे, सब कुछ आपको पता होता है। तो इसमें कोई भी बात छुपी हुई नहीं होती, तो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते हैं। सेकंड, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैलती है। कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी बुरा कर रही है, कोई र्यूमर है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। तीसरा, आपका ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब ये कि आपको शेयर्स खरीदने हैं तो सेकंड्स में खरीद सकते हो, सेकंड में आप उसको बेच भी सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके।
फोर्थ पॉइंट तो बहुत बेसिक है, आप इंडिया के किसी भी कोने से बैठ के या फिर बाहर से भी आप इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो, बेच सकते हो बड़ी ही आसानी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, अमेजिंग हो गई है। और लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि सब कुछ किस पर होता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर होता है, मतलब आप अपने मोबाइल से कहीं भी कोई से भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो, मतलब सारा काम एक सिंगल प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस। 5 एडवांटेज है। पहला क्या, ट्रांसपेरेंसी है, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, ऑपरेशन काफी तेज है, कहीं से भी इन्वेस्ट और सेल कर सकते हो, और लास्ट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हम उसको ले आए। क्लियर? ओके। अब बच्चों सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हमारे पास। एक बचा हमारे पास ट्रेडिंग प्रोसीजर, एक्चुअल में शेयर्स को खरीदा और बेचा कैसे जाता है, और दूसरा लास्ट हमारा टॉपिक है सेबी। तो पहले पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है। 10 स्टेप है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में अचानक से आया यार मुझे आप शेयर्स खरीदना बेचना डीलिंग करनी है, तो सबसे पहले है कि कैसे शेयर्स को खरीदोगे बेचोगे। आपको पता है किसके पास शेयर्स हैं? एक दो को पता होगा कि हाँ इसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं या उसके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। आपको हर एक का तो नहीं पता ना किसके पास कितने शेयर है। तो आप किस पर्सन के पास अप्लाई करोगे? आप जाओगे ब्रोकर के पास, ब्रोकर से बोलोगे ब्रोकर भैया मुझे ना शेयर्स खरीदने, रिलायंस के शेयर्स खरीदने, टाटा के शेयर्स खरीदने, एप्पल के शेयर्स खरीदने। वैसे एप्पल के शेयर इतने इजीली नहीं खरीदे जा सकते क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया ट्रेड होता है। खरीदे जा सकते हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया है तो थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप किसके पास जाओगे? ब्रोकर के पास जाओगे, स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे। ब्रोकर आपसे बोलेगा कि अकाउंट है? हाँ सर मेरे पास बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट नहीं, वो तो चाहिए पैसों के लिए। डीमैट अकाउंट है? आप बोलोगे नहीं है। तो पहले डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, डिटेल्स दो, डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप ऑर्डर को प्लेस करोगे। सर मेरे को ये शेयर्स खरीदने हैं, इस कंपनी के खरीदने और इतने प्राइस पे खरीदने हैं, हो तो दिलवा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर वो ऑर्डर को देखेगा, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो जब ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो वो आपको एक रिसीट देगा जिससे बुलाया जाता है ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। क्लियर? ऑर्डर हो गया, फिर वो ऑर्डर को क्या करेगा? मैच करने की कोशिश करेगा कि जो आपने ऑर्डर दिया है वैसा कुछ मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मार्केट में। कोई बेचने बैठा है, नहीं बैठा हुआ है, तो कोई बेचने बैठा हुआ तो आपके ऑर्डर को मैच करेगा, और जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाएगा वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कंप्लीट कर देगा, खरीदना बेचने का ट्रांजेक्शन कर देगा कि हाँ भी फाइनल हो गया, डील फाइनल हो गई कि आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो। तो जब ये डील फाइनल हो जाती है तो वो आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देता है कि हाँ भाई सौदा हो गया है, ठीक है, आपको शेयर्स मिल जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। क्या कोई ये चीज क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद क्या होता है? वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब क्या है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये शेयर्स खरीदे गए हैं, इतने प्राइस पे खरीदे गए हैं, इतना आपसे ब्रोकरेज लेंगे और इस प्राइस पर आपका सारा सौदा हुआ है। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो इस पेपर के हिसाब से ही आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर? ओके। तो जिस दिन आपने सौदा एग्जीक्यूट किया होता है, आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपके पास से पैसे चले जाएंगे, और आपको शेयर्स बेचने हैं तो आपके पास से पैसे चले जाएंगे, आपके शेयर्स चले जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज आपको करनी है वो आपको हो जाएगा। मतलब ये शेयर्स खरीदने हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट चला जाएगा। शेयर्स बेचने हैं तो आपके पास से शेयर्स चले जाएंगे, पैसा बाद में आएगा। बाद में कब आएगा? सिर्फ 2 दिन के बाद पैसा आएगा। ठीक है, तो 2 दिन सेटलमेंट करने में लगते हैं, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया है ना, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास सिक्योरिटीज आएंगी, फिर वो आपको ब्रोकर को देगा, फिर ब्रोकर आपको देगा, तो इसमें 2 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा? वो सिक्योरिटीज आपके पास डिलीवर कर दी जाएंगी। डिलीवर करने से पहले आपके पास अगर पैसे थे तो पैसे आ जाएंगे, शेयर्स आने थे तो शेयर्स आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया? तो इस चीज को बुलाते हैं हमारा पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर। एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है? आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ब्रोकर के संग एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि हाँ मैं आपके थ्रू शेयर्स को खरीदना और बेचना चाहता हूँ। और ध्यान रखना, आपको क्या देना कंपलसरी? आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी, पैन नंबर देना कंपलसरी। अब सर पैन नंबर क्या होता है बच्चों? पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो भी मेजर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, एक सेकेंड ये हैंग हो गया है, चलो मैं बता ही देता हूँ। जो हमारा पैन नंबर होता है, जो भी हमारे मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो, चाहे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो, जहाँ पे पैसों का लेना देना होता है, तो वहां पर ये नंबर देना कंपलसरी होता है। और ये नंबर आपको कौन देगा? ये नंबर आपको देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
150-200 रुपए इसकी फीस होती है। 18 साल के होते आप ये नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको ये नंबर मिल जाएगा, पैन नंबर मिल जाएगा, अप्लाई कर देना, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, ब्रोकर आपसे बोलेगा क्या डीमैट अकाउंट है आपके पास, तो आप बोलोगे नहीं है, तो आपसे फिर डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा। और डीमैट अकाउंट ओपन के संग आपसे बोलेगा अपना बैंक अकाउंट भी बता दो, बैंक अकाउंट नहीं है तो वो भी ओपन करवा लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसों का लेना देना बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगा। तीसरे स्टेप में क्या उन्होंने बोला, आप ऑर्डर प्लेस करोगे, मुझे इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए, इतने प्राइस पर चाहिए, ठीक है। और जैसे उसके ऑर्डर आ जाएगा तो आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दे देगा कि हाँ भाई आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके बाद वो ऑर्डर को मैच करेगा। ऑर्डर मैच करने का मतलब क्या है कि आपने जो ऑर्डर दिया है वो ऑब्वियसली कोई बेचने लायक बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ तो आपको मना कर देगा, बैठा हुआ तो फिर वो ऑर्डर को क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा। और एग्जीक्यूट करते हुए आपको क्या दे देगा, एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देगा। क्या दे देगा आपको, फिफ्थ स्टेप में क्या देगा, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देगा। और ट्रेड कंफर्मेशन के बाद फिर बाद में आपको 24 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने आपको बताया था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कि ये शेयर्स इस कंपनी के इतने प्राइस पर, इतने ब्रोकरेज के संग इस समय पर आपने खरीदे थे और ये सौदा हमारा हो गया है। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो इसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम सेटलमेंट करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, अगर आप शेयर्स बेचना चाहते हो तो आपको शेयर्स देने पड़ जाएंगे उसी समय, ठीक है। ओके, इसके बाद जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है 2 दिन का टाइम लेता है सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने में। जैसे आपने खरीदा है तो किसी के पास जाएगा, ठीक है ना, शेयर्स, किसी को बेचा है तो ऑब्वियस बात है किसी के पैसे आपके पास आएंगे। तो इसको करने में 2 दिन लगता है। तो 2 दिन के अंदर ये आपके शेयर्स आपके ब्रोकर के पास पैसे या फिर वो जो स्टॉक है वो पहुंचवा देगा। उसके बाद वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। ये है हमारा पूरा प्रोसीजर। जब आपके पास से पैसा जाता है उसको बुलाया जाता है पे इन डे, 2 दिन का सेटलमेंट पीरियड होता है। और जब आपके पास आपके ब्रोकर के पास पैसा आ जाता है उसे बुलाया जाता है पे आउट डे, और फिर वो आपको डिलीवर कर देता है। लास्ट स्टेप क्या है, डिलीवर कर देना, फिर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा स्टॉक प्रोसेस। 10 स्टेप में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहले ब्रोकर को कांटेक्ट करो, डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, ऑर्डर को प्लेस करो, फिर मैच करो, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, फिर पे इन डे होगा, फिर सेटलमेंट चलेगा, फिर पे आउट डे होगा, फिर डिलीवर होगा। क्लियर? ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज सेबी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। ध्यान रखना, आउट ऑफ 10 अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम की तो 6 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, 3 से 4 नंबर में। अब ये सेबी क्या है, तो मैंने आपको बताया था जैसे बैंकों के पापा कौन है, आरबीआई है, तो वैसे फाइनेंशियल मार्केट का पापा कौन है, हमारा सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। और इसका काम था कि इन्वेस्टर जो भी हमारा मार्केट है इसको रेगुलेट करना और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना कि इनके संग कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, ठीक है। 30 जनवरी 1992 को इसको कानूनी रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ भाई अभी एक अथॉरिटी मानी जाएगी, और बाद में इसका कानून बना दिया गया था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस कानून के अंदर दिए जाएंगे, मतलब सेबी एक्ट 1992 में। क्लियर? ओके, क्यों बनाया गया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सेबी को बनाने के, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमको पढ़ने। पहला ऑब्जेक्टिव मार्केट को रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। दूसरा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो या छोटे छोटे इन्वेस्टर हो, सभी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, सेबी का होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कौन बनाएगा, सेबी बनाएगा। तीसरा, जितनी भी तरीके की गलत एक्टिविटीज हो रही हैं उसको रोकने का काम किसका होगा, सेबी का काम होगा। तो टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, चाहे कैसे भी वो रुकवाए, चाहे कानून बना दे, चाहे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे, चाहे वो खुद से कुछ एक्टिविटी कर ले, तो उसका काम ये है कि गलत एक्टिविटीज को रोकना। और लास्ट, हमारे जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना कि आपको कैसे काम मार्केट के अंदर करना है। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार पूछा गया, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेबी। तो मेजरली 3 फंक्शन हमको पढ़ने हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब क्वेश्चन कैसे आता है पहले ये समझते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे मान के चलो रेगुलेटरी के अंदर 7 पॉइंट्स है, तो कोई भी एक पॉइंट दे देंगे केस स्टडी के अंदर और आपसे बोलेंगे कि सेबी ने
एक फंक्शन परफॉर्म किया है, पहले तो वो बताओ कौन सा किया है। तो उस पॉइंट को देख के आप बोलोगे कि सेबी ने रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म किया है। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछेंगे कि ए पार्ट में जो आपने आइडेंटिफाई किया उसके 5 फंक्शंस और बताओ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा इस तरीके से। तो ध्यान रखना हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि रेगुलेटरी काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है या फिर प्रोटेक्टिव का काम हो रहा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। पहला है स्टॉक ब्रोकर्स को, सारे ब्रोकर्स को रजिस्टर करना। कहां पर रजिस्टर करवाना है आपको? सेबी के पास रजिस्टर करवाना है। दूसरा पॉइंट क्या है? जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड्स है, कहां रजिस्टर होंगे? ये सब सेबी के पास रजिस्टर होंगे। तीसरा, जो भी ब्रोकर्स हैं, जो भी हमारे बिचौलिए हैं, जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी बनाएगा। टेक ओवर बिड को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा। अब सर ये टेक ओवर बिड क्या होता है? देखो, कभी कभी आपने मूवीज में नहीं देखे हैं कि हम कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो मालिकाना हक हमको मिल जाता है। चलो बहुत इजी वे में समझाता हूँ। हम बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा, वो छोटी कंपनीज को खरीद लेती हैं और कंपटीशन को खत्म कर देती हैं। यही तो होता है। जैसे फेसबुक है, इसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, अपना कंपटीशन ही खत्म कर दिया। तो वैसे हो सकता है कि कुछ इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो छोटी छोटी कंपनियों को खरीद ले, कंपटीशन ही खत्म कर दे। कंपटीशन इज हेल्दी, बट कंपटीशन को खत्म करना इज अनहेल्दी, वरना मोनोपोली हो जाएगी और मन चाहे तरीके से काम करेंगे। तो ये कहते हैं, ये कोशिश करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाए हैं कि ऐसा ना हो कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो दूसरी कंपनी को खरीद लें और मोनोपोली क्रिएट कर लें। तो ऐसा नहीं होने देंगे। उनको टेक ओवर करने के लिए भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? आप इंफॉर्मेशन बुला सकते हो। इंफॉर्मेशन मतलब है कि आपको लगता है कि कोई कंपनी घपलेबाजी कर रही है, किसी के बारे में आपको जानना जरूरी है, तो इससे भी आप दूसरे की इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट्स, उनकी वर्किंग, उनके लोगों को बुलाकर उनसे इंफॉर्मेशन जान सकते हो। इसके अलावा कोई भी फीस, कोई भी चार्ज लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। और जो भी कानून के अंदर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो भी कानून दे रखा है, उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी आपको एक्सरसाइज करने की पावर कौन देता है? ये कानून देता है। और ये आपका काम है कि ये सब आपको करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बनाने हैं। क्लियर? ओके। अगला फंक्शन कौन सा दे रखा है? डेवलपमेंट फंक्शन दे रखा है। डेवलपमेंट मतलब मार्केट को डेवलप करना है। और मार्केट को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बिचौलियों को, इंटरमीडिएट्स को ट्रेन करेंगे कि कैसे वो अच्छे से काम कर पाए। दूसरा, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उसको फिर पब्लिश करेंगे कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट, कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए जो भी चीज करनी चाहिए, जो भी उचित कदम उठाने चाहिए, जो भी रीजनेबल स्टेप्स उठाने चाहिए, वो आपको करने चाहिए। ये हमारे डेवलपमेंट फंक्शन, बहुत बेसिक, बहुत ही सिंपल, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। और लास्ट, हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाए, मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो सबसे पहला, आप किसी भी तरीके की फ्रॉडलेंट या फिर जो गलत तरीके से एक्टिविटीज है उसको आप रोकने की कोशिश करोगे। जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आप गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, करोगे तो सेबी जो है पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है? मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हो, प्राइस रिगिंग नहीं कर सकते हो। अब प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अनएथिकली प्राइसेस को मूवमेंट कराना, ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना, इसको हम प्राइस रिगिंग बोलते हैं। तो अनएथिकली या फिर आप गलत तरीके से प्राइस को चेंज करते हो तो ये इलीगल है, पेनल्टी या फिर जेल तक हो सकती है। दूसरा, आपको इनसाइडर ट्रेडिंग रोकनी है और अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग रोकोगे तो उस पर हैवी पेनल्टी लगती है, मतलब हैवी जुर्माना लगता है। अब बात आते हैं, सर ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? तो एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। अभी आपने रिसेंटली शायद सुना हो, एचडीएफसी बैंक में कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलो मैं एचडीएफसी बैंक का एक बंदा हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी बैंक को बहुत फायदा होने वाला है, एचडीएफसी बैंक को बहुत फायदा होने वाला है। और ये न्यूज मार्केट में 2 दिन बाद आएगी। और जब ये मार्केट में न्यूज आएगी तो लोग है ना सिर्फ एचडीएफसी के ही शेयर्स खरीदेंगे और किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे ही। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को बोला कि देख एचडीएफसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, 2 दिन बाद ये न्यूज बाहर आएगी, शेयर्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, महंगा बेचती और प्रॉफिट कमा लेंगे। समझ में आया? मैंने अपने दोस्त को बोला कि कंपनी के शेयर्स खरीद ले क्योंकि आगे जाके दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, खरीद ले और फिर प्रॉफिट को हम बांट लेंगे। तो क्या हुआ,
उस बंदे ने, मेरे दोस्त ने इनसाइडर मतलब मेरी इनसाइडर की इंफॉर्मेशन की मदद से कुछ प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनसाइडर ट्रेडिंग इसको बुलाया जाता है और ये इलीगल है और इस पे 3 गुना पेनल्टी लगती है। मतलब ये अगर आपने 1 करोड़ कमाया होगा 3 करोड़ जुर्माना लगेगा। तो इसलिए इसमें जेल भी होती है, काफी लोगों को जेल हो चुकी है। तो इसलिए आपको इस चीजों से बचना चाहिए और इसको बचने के लिए जो सेबी है हैवी पेनल्टी लगाता है। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाना है और लास्ट अपने जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको अच्छे से एक्टिविटी करने के लिए प्रमोशन वगैरह भी करना होता है। क्लियर? ओके। और लास्ट में बच्चों ये कुछ, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सेबी 1 पेज का टॉपिक है और इसमें से 4 से 6 नंबर आपके आ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक बच्चों ये डिफरेंस, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस और कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, ये आप रीड कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है 1 शॉट के अंदर और हमको सिर्फ 70 मिनट लगे हैं, टेक्निकली देखा जाए 1 घंटा 10 मिनट। आपने पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक एक देख लिया। 1 शॉट में देखना थोड़ा भारी पड़ जाता है क्योंकि आप एक बार में पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं समझ सकते हो, तो इसको आप तब देखो जब आप रिवीजन कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं सर मेरा चैप्टर ओवर हुई हो गया, मुझे डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको चैप्टर मिल जाएगा। और चैप्टर ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे का है। जैसे हमने 1 घंटे के अंदर रिवाइज किया, तो 3 घंटे के अंदर हम इसको डिटेल में एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके हम पढ़ लेंगे, और वो भी 8 वीडियोस में। 20-20 22 मिनट की वीडियो है, 3 घंटे के अंदर, सिर्फ 3 घंटे। 12 बजे बैठो, 3 बजे चैप्टर खत्म, सीधे 3 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा और प्रेशर भी फील नहीं होगा। तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक एक करके दिखाता हूँ। ये सारे टॉपिक्स देखो बच्चों, ये हमारा सेबी है, ये हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर है, ये हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिमेटेरियलाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, ये हमारा सेकेंडरी मार्केट, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, फंक्शंस ऑफ मार्केट। तो ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा पढ़ने में। तो चलिए बच्चों, आपसे हम मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।